पंजाब बाकी देने सोनवणे ने ललकारा है। प्रेम नगर से सुरेश भाई सोनवणे ने ललकारा है, आटो रे आटो बीजेपी वालों मैं भी हाथी लेके आए। हम भी नहीं, तुम भी नहीं, तुम्हारी दुनिया से निकल जाएगी। से तुम्हारी औकात नहीं। तमाम बांधवांना विनंती करण्यात येत आहे, आता लवकर स्वागत करो। 1 मिनिट आता गेला तर मी नेताश्री या उद्धव विधानसभाचे लोकलाडीले नेते यांना मी विनंती करतो। ओके ओके काम से मत जाओ, लेकिन एक वोट हमारे सुरेश सोनवणे को देना ही देना है। अब सभी को विनंती किया जाता है, हमारे सरकार प्रयत्न के आता लवकरच 164 उद्धव उमेदवार भेदवार प्रेमनगर मध्ये कार्यालयाचे उद्घाटन होऊन बसून घ्या। सर्वांना विनंती करण्यात येत आहे। खुर्च्या कमी पडल्या वाटतं, परंतु काही हरकत नाही। ज्यावेळेस बाबासाहेब शाळेत जायचे ते खाली और मंच पर सभी बहुजन समाज पार्टी और समाज के नेतागण यहाँ पर आए हुए हमारे दलित, मुस्लिम, आदिवासी, ओबीसी, बहुजन समाज के यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र के सभी कामगार साथी भाइयों बहनों और नौजवान साथियों, आज आप लोगों को लगता होगा कि कल तक सुरेश भाई सोनवणे पंजा का निशान लेकर घूमता था, कांग्रेस के लिए प्रचार करता था, मगर आज हाथी पे बैठ गया है। क्यों? इस बात क्यों में बहुत बड़ा विषय है। विषय को समझना भी आपकी जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति या अपने घर का कोई लड़का दिन भर काम करे, मेहनत करे और मेहनत करने वाले को छोड़कर हराम की कमाई खाने वाला बेटा अगर उनको पैसा दे दे और वो घर के माँ बाप अगर उसको उच्च स्थान पे बैठा दे, तो वो मेहनत करने वाला क्या करेगा? घर में रहेगा क्या? घर छोड़ देगा? छोड़ देगा क्या रहेगा? तो सभी हमारे समाज के आगे उन्होंने कहा कि जिस घर में इज्जत नहीं है उस घर में रहना भी बेईमानी है। और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार। आज हम सब लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम मजदूरों की, गरीबों की, आदिवासियों की, दलित भाइयों के, मुस्लिम भाइयों की, कामगार भाइयों की लड़ाई लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी बहन मायावती जी के साथ मिलकर इस तमाम व्यवस्था को बदलने का काम आज शुरू हुआ है। और मुझे उम्मीद है कि क्या व्यवस्था है। 27 साल से भारतीय जनता की हुकूमत यहाँ पर है। माननीय नरेंद्र मोदी साहब कहते हैं कि गुजरात का बहुत विकास हुआ है। मैं ये पूछना चाहता हूँ भूपेंद्र भाई पटेल, मुख्यमंत्री गुजरात राज्य को और उसके पहले के तमाम मुख्यमंत्री को, आप दाक्षिण नगर में जाकर देखो, आप भीमनगर में जाके देखो, आप उड़िया नगर में, सिद्धार्थ नगर में जाके देखो, आप उतना की कोई भी स्कूल में जाके देखो, क्या वो स्कूल में शिक्षक है? प्राइमरी स्कूल में, म्यूनसिपालिटी के स्कूल में शिक्षक है? सिर्फ उंगली करके बताओ, है? जोर से बोलो, है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हो तो फीस कितनी लगती है? हजारों रुपया। बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा का अधिकार हमें दिया है और अम्बेडकर का कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ो। अगर बीजेपी आरएसएस वाले लोग शिक्षा का अधिकार हमारा छीन लिया है, उतना विस्तार की अगर बात करोगे तो एक भी कॉलेज सरकारी कॉलेज है? पता नहीं, कोई भी माइकल बता दे कि उतना 3 लाख लोगों की बस्ती में एक भी सरकारी कॉलेज है? नहीं, सब प्राइवेट कॉलेज है। प्राइवेट कॉलेज की फी देखेंगे तो आप बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। मैं दावा के साथ कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने हाथी के निशान पर वोट देकर मुझे गांधीनगर भेजा तो सबसे पहला काम मैं कॉलेज खोलने का करूंगा। बाबा साहब का सपना है शिक्षा। दूसरा जो काम है स्वास्थ्य। आप स्वास्थ्य के लिए देखो, प्राइवेट डॉक्टर 500 रुपये 400 रुपये ले लेता है।
सरकारी अस्पताल में जाओ तो 2 दिन लाइन लगती है। हर घर घर में, हर मोहल्ले में, हर बस्ती बस्ती में कोने का काम जो एमएलए की ग्रांट आती है, जो धारासभ्य की ग्रांट आती है, और ग्रांट में से पैसा निकालकर आपके विकास के लिए मैं खर्च करूंगा। दूसरी जो बात है जाति के प्रमाण पत्र की, हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उड़ीसा के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग वर्षों से यहाँ रहते, गुजरात को अपनी जन्मभूमि बनाएंगे, और क्या वो महाराष्ट्र से बाहर बन के आने के बाद या ब्राह्मण बन जाता है, या ठाकुर बन जाता है, या पटेल बन जाता है, तो उसको जाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। हम लड़ रहे हैं। अगर आपने पहले मुझे भेजा तो सबसे पहले जाति का प्रमाण पत्र देने के लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, और तमाम संवैधानिक अधिकार, अनामत के अधिकार जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको दिए थे, वो अनामत के अधिकार में दिलाने का काम करूंगा। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल है, विकास की बात हो रही है। आप जाके देखो प्रेमनगर में, जाके देखो 9 नंबर, 12 नंबर, 7 नंबर, 0 नंबर झुपड़पट्टी में पूरा 75% लोग झुपड़पट्टी में रहते उड़ना के, और उड़ना का एमएलए चाहे नरोत्तम भाई पटेल हो, चाहे वो विकास पटेल हो, कभी जाकर झुपड़पट्टी में आए? मैं पूछना चाहता हूँ पत्रकार भाइयों को, कभी देखा आपने नरोत्तम भाई पटेल को? कभी देखा आपने नीरज पटेल को? नहीं। मुझे जानते हैं ये लोग हमारे मजदूर हैं, ये लोग हमारे गुलाम हैं, ये लोग हमारे बंधु हैं, ये लोग राम के नाम पे, भीम के नाम पे हमको वोट दे देंगे, और आज तक आपने क्या किया है? वही किया है। अगर आपको पवित्रा बदलना पड़ेगा तो नारा बाबा साहब ने लिया था, तो नारा कांशीराम ने लिया था, तो नारा मायावती ने दिया था, वोट हमारा और राज तुम्हारा। अभी तो चला गया, चला लो इस साल में। अरे नहीं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, जब तक सुरेश जिंदा है नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये संकल्प आपको करना है, और ये संकल्प योजना अगर आप नहीं बनाएंगे तो वो समझ जाएंगे, वो समझ जाएंगे कि इनमें भी कुछ पाने नहीं है। ऐसे ही ये खाली बोलने वाले शेर है, बाकी कोई लेन देन नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ सबको बड़ी ताकत के साथ, बहुत सारे मसले बोलना, मगर समय काफी हो गया है। काफी लोग देखता हूँ अगर इस रोड पे झगड़ा होता है तो हमारे हजारों प्रेमनगर वासी रोड पे चले आते हैं, क्योंकि झगड़ा देखने में, तमाशा देखने में हम लोग मशहूर हो गए। और विनती करना चाहता हूँ आपको, अब आपको आपके हाथ की लड़ाई लड़ना है। ये तमाशा से, ये झगड़ों से, ये आपसी मतभेद से, ये ऊंचा खुशी से आपको दूर रहना है। नक्की करना है कि अम्बेडकर सीना हमारा औलाद है, अम्बेडकर की शिवाजी महाराज की बाबा साहब की आत्मा बोले कि हम औलाद है, और हम और हक और अधिकार में लड़ने वाले व्यक्ति के साथ हैं। जब कई लोग आएंगे आपके पास, कांग्रेस वाले भी आएंगे, मेरे भी जगह वोट पड़े थे 9 तारीख से लेकर तो 13 तारीख तक कितने पड़े, तो लालच का सब कुछ दिया। हमने बोला कि नहीं, सुरेश सोनवणे वो आदमी है जो कभी अपने इरादों से अटल नहीं होगा, अन्याय के खिलाफ लड़ूंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, तेरा समाज मुझे काम देगा। और मुझे उम्मीद है जब समाज के पास कोई भी व्यक्ति गया है, कोई भी नेता गया है, समाज ने कभी उसे नाराज निराश नहीं किया है। और समाज जो एक साथी ने बताया कि 65,000 हमारे महाराष्ट्र के यूपी बिहार राजस्थान के हमारे दलित भाई, गुजरात के हमारे दलित भाई, उड़ीसा के हमारे दलित भाई और मुस्लिम भाई अगर मिल जाते हैं तो 1.5 लाख वोटर एक मुट्ठी में अपना वोट देते हैं, और 7% भी वोटिंग होता है तो भी 70,000 वोट लेके सुरेश सोनवणे जीत के आता है, और इन बेईमानों को कहता है, हे बेईमानों, वोट हमारा, राज तुम्हारा। ऐसी आवाज निकालो कि ये पंजे वाले की और कमर वाले की आवाज दूर होनी चाहिए, क्योंकि हाथी चलेगा, हाथी उड़ेगा धूल, चलेगा हाथी उड़ेगा धूल, चलेगा हाथी उड़ेगा धूल। लोग नहीं रहेंगे कि आज तक हम लोग को गुमराह बनाकर हमारे वोट लेकर
दिखाकर, झूठे शान दिखाकर हम लोगों को आज तक ऊपर बच्चे में सड़ते हुए रखा है, हमें अधिकार से वंचित रखा है। कामगार 12-12 घंटे काम करता है और उसको पगार नहीं मिलता। बेंगलोर कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, बेरोजगारी ग्रस्त है। हमारे नौजवान आत्महत्या करने के जरूरत हो गया है, एक मत हो जाता है। गुजरात के सैकड़ों हजारों लाखों नौजवान आत्महत्या करने के लिए प्रेरित होते हैं और नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार केवल न केवल सत्ता प्राप्ति के लिए अपने मंसूबे बनाती है। तो तमाम मंसूबों को आपको तोड़ना होगा। आपके सबकी जीत सूरज सोने की जीत होगी, अम्बेडकर की विचारों की जीत होगी, छत्रपति शिवाजी महाराज, शाहू महाराज, महात्मा फुले की जीत होगी। तो मैं आने वाले 12 दिसंबर को आप सभी भाइयों और बहनों पंजा के हाथी के सामने का बटन दबाकर आपने 3 नंबर के निशान पर, हाथी के सामने का बटन 3 नंबर के निशान पर दबाकर सूरज भाई सोने को आपको मजबूत करेंगे, समस्त समाज को मजबूत करेंगे। एसटी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी समाज की ताकत को मजबूत करेंगे। मुस्लिम एकता, ओबीसी एकता को आगे बढ़ाएंगे और हर अन्य अत्याचार जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए मुझे ताकत देंगे। यही शब्दों के साथ दो शब्द समाप्त करता हूँ। जय भीम, राम वालेकुम, जय जगन्नाथ, राम राम, शाम शाम और सब कुछ। સુરેશભાઈ સોનાવણે, એક્સ મ્યુનિસિપલ કાઉન્સિલર, ઉમેદવાર ઉધના 164 મત વિસ્તાર, બહુજન સમાજ પાર્ટી की तरफ से। આજે શાનો કાર્યક્રમ હતો અને કયા પાર્ટીમાં હતું? આજે મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયનું અમારું ઉદ્ઘાટન હતું। વિસ્તારના નાગરિકોના, ઉધના મત વિસ્તારના નાગરિકોને આ મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયની આવશ્યકતા હોય, આજે અમે આ મધ્યસ્થ ચૂંટણી કાર્યાલયનું ઉદ્ઘાટન કર્યું છે। કયા કયા મુદ્દા લઈને તમે જનતા સમક્ષ જવાના? મુદ્દા ઘણા બધા છે। બેકારી છે, બેરોજગારી છે, ભ્રષ્ટાચાર છે, પેપર લીકના સવાલ છે, ગેસ પેટ્રોલ ડીઝલના ભાવનો સવાલ છે, લોકોને રોજગાર છીનવાઈ રહ્યો છે તેનો સવાલ છે, સ્કૂલનો સવાલ છે, કોલેજનો સવાલ છે, મહિલાઓની સલામતીનો સવાલ છે। તમામ સવાલથી આ ગુજરાત રાજ્ય અને સુરત શહેર ને ખાસ કરીને ઉધના વિસ્તારની જનતા પીસાઈ રહી છે। પહેલો સવાલ, પહેલો જે સમસ્યા છે તે શિક્ષણની સમસ્યા છે। શિક્ષણથી અમારા લોકો વંચિત થઈ રહ્યા છે। એસસી, એસટી, ઓબીસી, બહુજન સમાજ, મુસ્લિમ સમાજના વિદ્યાર્થીઓ શિક્ષણથી છેલ્લા 3 વર્ષથી વંચિત થઈ રહ્યા છે। સુરતની જે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્કૂલો છે, આ સ્કૂલોમાં શિક્ષક નથી। અમારા નાગસનગરનું લઈ લો ઉદાહરણ, ભેદવાડનું લઈ લો, ભેસ્તાનનું લઈ લો, મીઠીખાડી લિંબાયતનું લઈ લો, જે વિસ્તારમાં તમે જાઓ ત્યાં સ્કૂલમાં 40-50 છોકરા વચ્ચે એક શિક્ષક છે। તો એક શિક્ષક શું કરશે એની ખબર, એની શરમ સત્તામાં બેસેલા ભાજપના લોકોને નથી। અને એ મોટી બુમરાંગો પાડે છે કે આટલી 1000 સ્કૂલો અમે મોડલ બનાવીશું। અરે પહેલાં લોકલ સ્કૂલ તો તમે સારી કરો। અહીંયા ઉધના વિસ્તારની વાત લઈએ તો અહીંયા એક પણ પ્રકારની સરકારી હાઈસ્કૂલ નથી, સરકારી કોલેજ નથી। જનતા મધ્યમ વર્ગની છે, મજૂર વર્ગની છે, ફી ભરી શકતી નથી। 1 થી 7 પાસ, 1 થી 8 પાસ, પછી નાપાસ। છોકરાઓ બેકાર ઘૂમી રહ્યા છે, છોકરાઓ ચાયના દુકાન પર કામ કરે છે, બોબિન ભરવા જતા રહે છે। કાં છે શિક્ષણની વાત, કાં છે ઉચ્ચ શિક્ષાની વાત? એટલે ત્રીજો સવાલ છે અમારો, આ સ્લમ વિસ્તારમાં કોઈ પણ પ્રકારની સુવિધા નથી। બહુ મોટા મોટા ફોટો લાગે છે મેયર કમિશનરના, સુરત દેશમાં નંબર 2 સાફ સફાઈ માટે। આવો પ્રેમનગરમાં, આવો તમે રોડ નંબર 9 પર, આવો તમે સિદ્ધાર્થનગરમાં, આવો તમે 0 નંબર રોડ પર, આવો ક્રાંતિનગરમાં, આવો રાવનગરમાં। જો તમે ડુક્કર કરતાં પણ, જાનવર કરતાં પણ મદદગાર હાલતમાં અમારા ગરીબ માણસો જીવી રહ્યા છે। પણ ભારતીય જનતા પક્ષ કહે છે 27 વર્ષથી અમે સરકારમાં છે, શાસનમાં છે, સુશાસન છે। જો સુશાસન હોત તો એક જ ઝાટકે તમામ રૂપાણી સરકારને તમે કાઢી નાખ્યા હોત। એનું જીતો જાગતું ઉદાહરણ કે આ ગુજરાતમાં ભ્રષ્ટાચાર ચાલી રહ્યું છે, મોરબીનો પુલ એનો જીતો જાગતું ઉદાહરણ છે। ઘણા બધા દાખલાઓ છે કે આનો ભ્રષ્ટાચારની ચાડી ખાય છે। મને ખબર છે કે જ્યારે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી આપણા બંગાળમાં પ્રચાર વખતે ગયેલા, પેલા હાવરા બ્રિજ પર ઘટના ઘટેલી, તો નરેન્દ્રભાઈ જોર શોરથી કહેતા હતા, ओ दीदी ये क्या तेरे राज में भ्रष्टाचार चल रहा है? आज जनता कह रही है, नेता नहीं कह रहे, गुजरात की जनता कह रही है कि ओ पटेल साहब
ઓ મોદી સાહેબ, ઓ શાહ સાહેબ, આટલા લોકો મરી જાય છે પુલ પર, કોને કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવે છે, કોણ કટકી ખાય છે, કોણ ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, પણ આ લોકોનું પેટનું પાણી હલતું નથી. 3 દિવસ લાશો પર રાજનીતિ કરવાનું કામ ભારતીય જનતા પક્ષના લોકો કરી રહ્યા છે. કોઈ માણસ દુઃખમાં જાય તો એ ઘરને કલર કરવામાં આવતું નથી, પણ મોદી સાહેબ જાય તો 150 લોકો, 140 લોકો મરવા છતાં પણ હોસ્પિટલને કલર કામ કરવામાં આવે છે. એ સાબિત કરે છે કે માનવતા ગુજરાતમાં અને ભારતીય જનતા પક્ષના લોકોથી મરી પરોડી છે. માટે લોકોનું ભલું કેવી રીતે થાય, આમ માણસને ન્યાય કેવી રીતે મળે, ગરીબ મજદૂર કામદારનું ભલું કેવી રીતે થાય, આ માટે મેં ઉમેદવારી કરી છે. અને મને વિશ્વાસ છે કે આ ઉધનાની જનતા, ઉધનાના લોકો, ઉધનાના માતા બહેનો જે સમસ્યાથી પીડાય છે એ સમસ્યાથી હું પણ પીડાયું છું. કેમ કે પોતે પ્રેમનગર ઝુંપડપટ્ટીમાં રહું છું અને મારા સામે હરીફ જે ઉમેદવારો છે જે પૈસે પાત્ર છે, બિલ્ડર છે, માલ તુજારેદાર છે, તે ઉધનાની બહાર રહે છે અને ઉધનાની શાણી જનતા કદાપી આ લોકોને મત આપશે નહીં અને મને જંગી બહુમતી ચૂંટાડીને લાવશે. અને હાથીના નિશાન પર જે 3 નંબરનું બટન દબાવીને 1 ડિસેમ્બરે જનતાએ સંકલ્પ કર્યું છે कि सूरज भाई सूखी रूखी खाएंगे और आपको गांधीनगर भेजेंगे, क्योंकि समस्या की समाधान आप ही कर सकते हैं. अगर ये जीत भी गए तो 5 साल तक मुंह नहीं दिखाएंगे और आप हारे के जीते हमेशा हमारे साथ रहेंगे. ये विश्वास लोगों ने मुझे दिया है और मुझे खातरी है कि 1 दिसंबर को सब हाथी निशान पे वोट करेंगे और 8 तारीख को मैं जीत के गांधीनगर जाऊँगा. सुरेश भाई, आप इतने दिन कांग्रेस पार्टी में रहे, लोगों की सेवा कांग्रेस पार्टी के हिसाब से किया, फिर आप पार्टी छोड़ने का कारण क्या? हम आज तक कांग्रेस पार्टी को अपना परिवार मानते थे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका जी, अभी खड़गे साहब आए, उनको हम वडील मानते थे और हमें विश्वास था कि वडील जो लड़का काम करता है, मेहनत करता है, उसी को ही मान सम्मान देते हैं. मगर अब कांग्रेस में उल्टी गंगा बह रही है. जो कोई काम नहीं करता है, कोई लोगों की सेवा नहीं करता है, परिवार की सेवा नहीं करता है, फ़कत न फ़कत एयर कंडीशन गाड़ी में घूमता है, दिखावा करता है और सच्चे काम करने वाले लोगों को बाइकआउट करता है. तो कांग्रेस पार्टी ने यही काम किया कि मुझ जैसे काम करने वाले व्यक्ति को हटाकर माननीय कांग्रेस के नेता धनसुख भाई साहब को टिकट दिया और हमें बाइकआउट किया. तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें कहा है कि हमेशा अन्याय और अत्याचार के सामने लड़ो, और हमें कहा भी है कि मांगने से भीख मिलता है और लड़ने से अधिकार. और आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे सभी समाज के लोगों ने कहा कि आप घर में बैठो मत, आप लड़ो, लड़ेंगे तो जीतेंगे. और हाथी के निशान पर कुमारी मायावती जी ने हमें ये टिकट दिया है और मुझे विश्वास है कि जनता अब बूढ़ी नहीं है. जनता जानती है कि जो आदमी 4 बार इलेक्शन आ रहा है, कारपोरेशन आ रहा, विधानसभा आ रहा, दूसरी विधानसभा आ रहा, लोकसभा आ रहा, इतना नकारा काम करके भी अगर पार्टी के लोग, परिवार के लोग अगर उन्हीं को सम्मान देते होंगे तो हमारे जैसे स्वाभिमानी व्यक्ति को घर छोड़ के बाहर जाकर नया घर बसाना चाहिए. और नीला झंडा और हाथी निशान के साथ हम बाहर पड़े हैं. और ये हाथी नहीं, गणेश है. यही ब्रह्मा विष्णु महेश है. जो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे राज करने वाले लोग हैं, उनको हमारा संदेश है कि हाथी हमारा निशान है. ये हाथी नहीं, गणेश है. यही ब्रह्मा विष्णु महेश है. यही देश का कल्याण कर सकता है.